हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग लेसन 10 फसल उत्पादन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने फसल उत्पादन पाठ के अंतर्गत भूमि, मिट्टी की तैयारी, बीजों का चुनाव एवं बुआई, मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक एवं रोगाणुनाशक, नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिंचाई, कटाई एवं मड़ाई, अनाज का भंडारण, फसल सुधार की विधियां एवं हरित क्रांति के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जिससे आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम सभी लोग फसल उत्पादन पाठ पर आधारित टॉपिक जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब लोग बिना देर के हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सबसे पहले मिल सके। आइए सभी चलते हैं हम लोग अपने क्लास पर। टॉपिक है जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। हम सभी लोग भोज्य पदार्थ जो है पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें पौधों से भोज्य पदार्थ तो मिलते ही है, लेकिन हमें जंतुओं से भी कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ भोज्य पदार्थ मिलते हैं। आज हम उन्हीं सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सभी अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित होते हैं। जैसे हमें जंतुओं से क्या क्या मिलता है? दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। दूध, अंडे और मांस। आप प्रतिदिन दूध का उपयोग करते हैं, कुछ सर्वाहारी अंडे और मांस को भी खाते हैं। हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पालतू जानवरों को घर पर अथवा पशुगृह में पाला जाता है। वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं की देखभाल और पालने की विज्ञान को पशुपालन कहते हैं। यदि वैज्ञानिक तौर तरीकों से हम लोग जंतुओं की देखभाल करते हैं और पालते हैं तो इसे हम लोग पशुपालन विज्ञान कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में से हम लोग पशुपालन कहते हैं। विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशुपालन करना आवश्यक है। फसल की तरह पशुओं की देखभाल भी हमारे लिए कुछ निर्धारित चरणों को अपनाना होता है। अगर जिस तरह से हम लोग को फसल के अच्छे पैदावार लेना होता है तो हमें कुछ प्रमुख चरणों को अपनाना पड़ता है, जिससे हमें उन्नत किस्म के या उन्नत और अच्छे फसल उत्पादन के तौर पर मिलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें जंतुओं से भी खाद्य पदार्थ प्राप्त करने हैं तो पशुओं की भी देखभाल हमें सही तरीके से करनी पड़ेगी। तो आइए हम इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दुग्ध उत्पादन के बारे में। हम लोग दुग्ध उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। गाय और भैंस को कहाँ पालते हैं? हम लोग डेयरी फार्म में पालते हैं। आप लोग गाँव में पालते हैं तो वो डेयरी फार्म आपका नहीं है। आप एक दो पशु रखे हैं। जहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो वो पशु ऐसे नहीं पाले जाते हैं। उनके लिए पूरा एकदम घर बना होता है, पंखे की व्यवस्था होती है, उनके खाने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था होती है। तो ऐसे जगह को हम लोग डेयरी फार्म कहते हैं। तो गाय भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। प्राचीन काल से गाय और भैंस दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत है। दूध से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होते हैं। इसलिए दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। आगे हम सभी लोग देखते हैं कि दुधारू पशुओं के पालन के लिए उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। उचित रखरखाव होने पर ये पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते रहते हैं। यदि हम पशुओं का देखभाल उचित तरीके से करें, सही ढंग से करते हैं तो ये सभी पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते रहेंगे। इन पशुओं के आहार में घास, सूखा चारा, गेहूं का भूसा, पुआल का भी भूसा दे सकते हैं, दलहन का हरा चारा जैसे बरसीम, एल्फा इत्यादि शामिल है। सरसों एवं कपास की खली का उपयोग भी चारे के लिए किया जाता है। पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय और उसकी उचित मात्रा आवश्यक है। पशुओं को आप लोग सही समय पर भी
खाना देना चाहिए। सभी समय पर उनको उनका जो भोजन है, खली है, भूसा है, हरा चारा है, वो सही समय पर देना चाहिए। सामान्यतः चारा प्रातः एवं सायंकाल दूध दोहने से पहले नाद में दिया जाता है। पेयजल भी दिन में 2 बार दिया जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, यदि गांव से बिलोंग्स करते हैं तो आप सभी लोगों को ये पता होगा। आगे है, गांव में पशुओं को चारागाहों में छोड़ देते हैं। गांव में क्या होता है, गांव में जो पशुओं को होता है वो चारागाहों में छोड़ दिया जाता है। जहां से वे भोजन प्राप्त करते हो नहाने के तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जबकि डेयरी फार्म में भोजन और साफ सफाई पशु गृह में ही होती है। जहां पर डेयरी फार्म बना होता है वहीं पर पशुओं की धुलाई भी होती है और उनको खाने की भी व्यवस्था वहीं पर होती है। डेयरी फार्म में स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होती है। यह पक्के बने होते हैं, फर्श पर पुआल का बिछावन होता है एवं मल मूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था होती है। आगे है कि गाय और भैंस में कभी कभी संचारणीय अथवा वायरस जनित रोग होते हैं, जैसे मूंग तथा खुर के रोग। मुंह को मुंहपका या खुर के रोग को खुरपका कहते हैं। इसमें पशु के मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं तथा बुखार होता है। तेज बुखार से पशु निस्तेज हो जाते हैं, मतलब कांतिहीन हो जाते हैं। उनके दूध की मात्रा भी कम हो जाती है। एंथ्रेक्स वायरस जनित रोग है जो पशुओं के लिए अत्यंत घातक होता है। कभी कभी परजीवी कृमि का संक्रमण भी पशुओं को रोग से ग्रसित कर देता है। रोगों के लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। अगर पशुओं में रोगों के लक्षण दिख रहे हैं तो पशु डॉक्टर को तुरंत बुला करके इलाज करवाना चाहिए। इनके बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक टीके भी लगवाए जाने चाहिए और जंतुओं की नियमित जांच पशु चिकित्सक द्वारा होनी चाहिए। आयु के साथ साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आने लगती है और पशु बार बार रोगग्रस्त होने लगते हैं। रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं। यह बहुत गलत बात है, यह घातक होता है पशुओं के लिए। इससे पशु और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। दूध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों के पशुओं को पालना चाहिए। इन पशुओं की कुछ उन्नत किस्मों के नाम निम्नवत हैं। जैसे गाय का देसी नस्ल है तो आप सभी लोग देखते होंगे कि देसी गाय के रूप में जो है साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है। और गाय की जो विदेशी नस्ल है वह होल्स्टीन है, फ्रेजियन है। भैंस की नस्लें जो है मुर्रा है, मेहसाना है, सूखी है, जीली है। ये सब कुछ दुधारू पशुओं के नस्ल हैं। आगे है कि संक्रमण द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की गई हैं। इससे अधिक दूध उत्पादन एवं रोग रोधी जैसी वांछित लक्षणों वाली नस्लों के विकास में सहायता मिलती है। गाय की उच्च उत्पाद वाली किस्में फ्रेजियन, साहिवाल तथा हेलोस्टीन फ्रेजियन हैं। मुर्रा भैंसें लगभग 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं। याद कर लीजिएगा, मुर्रा भैंसें जो होती हैं वो 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुक्कुट पालन। अभी हम लोग पशुओं पालन में पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंडे एवं मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बत्तख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। अर्थात हम सभी लोग यदि मुर्गी या बत्तख का पालन कर रहे हैं और उद्देश्य हमारा है उनसे अंडे और मांस प्राप्त करना, तो यह पालन जो होता है यह कुक्कुट पालन कहलाता है। अंडे में प्रोटीन तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंडे में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुक्कुट पशुओं को घरों में और फार्म हाउस दोनों में पाला जा सकता है। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। जब कोई भी मुर्गी अंडे पर 21 दिन बैठ करके उसे सेती है तो इसे उष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। इस प्रक्रम को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है, जिसमें उष्मायित्र कहते हैं। इसका ताप स्थिर रखते हैं। चित्र में दिखाया भी गया है कि उष्मायित्र द्वारा कृत्रिम स्फुटन कैसे किया जाता है। आगे कुक्कुट पक्षियों को विशिष्ट भोजन जैसे रोटी, अन्न आदि दिया जाता है और इन्हें पालने वाले लोग इन पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं, जहां वे कीड़े मकोड़े, वनस्पतियां, साग, घास, सब्जी के छिलके आदि तथा कंकड़ खाते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करें कुक्कुट फार्म में इन पक्षियों के भोजन की आवास की क्या व्यवस्था होती है। कुक्कुट फार्म पक्का बना होता है।
कुक्कुट फार्म जो होता है पक्का बना होता है, जिसमें प्रकाश हवा की पर्याप्त व्यवस्था होती है। सामान्यतः यह ऊंचे स्थान पर होता है जहां पर जल भराव नहीं होता है। फार्म में नियमित साफ सफाई की आवश्यकता होती है। बैठने, खाने और अंडा देने के लिए स्थान होता है। कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होते हैं। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे की क्षमता में कमी आ जाती है। कुक्कुट फार्मों में पक्षियों की सुरक्षा का प्रबंध होता है। कुक्कुट फार्मों में पक्षियों की सुरक्षा का प्रबंध होता है। पक्षी रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए रोगों से बचाव का भी उचित बंदोबस्त किया जाता है। अधिक अंडोत्पादन तथा मांस के लिए संकर तकनीकी द्वारा कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। हमारे देश में व्हाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी की उन्नत किस्में हैं। मुर्गी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? व्हाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी जो है यह उन्नत किस्में हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है कि गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए यह क्या तैरते हैं रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वे अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, और जो तैरते रहेंगे वे क्या होते हैं? खराब अंडे होते हैं। अंडों का परीक्षण आप कैसे कर सकते हैं कि गर्म पानी से भरे हुए किसी पात्र में, किसी बर्तन में अंडों को डाल दीजिए। अगर जो अंडा डूब गया, नीचे बैठ गया, तो वह तो अच्छा अंडा है, वह अच्छी क्वालिटी का अंडा है, और जो अंडा तैरता रह गया वह खराब अंडा है। अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन हम क्यों करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भोज्य पदार्थ के रूप में मछलियों का भी उपयोग किया जाता है, और मछलियों का उपयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है। तो देखते हैं कि हमारे देश में मछली एक अन्य प्रमुख खाद्य स्रोत है। तटीय क्षेत्रों तथा नदियों के समीप रहने वाला विशाल जनसमुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करता है। यह जंतु प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। शार्क और कार्ड, याद कर लीजिएगा, शार्क और कार्ड जैसे मछलियों से प्रचुर मात्रा में मछलियों का तेल मिलता है, जो विटामिन A और D का प्रमुख स्रोत होता है। कार्ड और शार्क मछलियां ऐसी होती हैं जिनसे प्रचुर मात्रा में तेल मिलता है, और ये मछलियां जिसमें विटामिन A और D पाया जाता है। आगे है कि मछलियों की पूंछ, पंख एवं हड्डियों का उपयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। ये आप लोग जानते रहिएगा, मछलियों की पूंछ, पंख एवं हड्डियों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। जल स्रोत के आधार पर मछलियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तालाब, झील, नहर एवं नदी में पाई जाने वाली मछली और लवण जल मछली कहलाती है, जैसे कटला, रोहू आदि। जबकि सागर, महासागर में पाई जाने वाली मछली टूना, कार्ड, लवण जल मछली कहलाती है। टूना और कार्ड जो मछली है जल लवण मछली कहलाती है, लवण जल मछली कहलाती है। बड़े स्तर पर मछली पालन मत्स्य पालन कहलाता है। यदि बड़े स्तर पर आप मछली का पालन करते हैं तो मत्स्य पालन कहलाता है। इसके लिए कुछ तालाबों को मत्स्य उत्पादन तालाब या नर्सरी के रूप में विकसित करते हैं। यहाँ स्फुटन के फलस्वरूप छोटी मछलियाँ विकसित होती हैं, जिन्हें वृद्धि करने के लिए संवर्धन तालाब में स्थानांतरित किया जाता है। संवर्धन तालाब में प्रकाश एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होती है। मछलियों को आहार उचित मात्रा में दिया जाता है तथा साथ ही पूरक आहार की भी व्यवस्था होती है। तालाब की स्वच्छता तथा रखरखाव की भी उचित व्यवस्था की जाती है। प्रजनन तथा संकर द्वारा कम अवधि में से वृद्धि करने की मछली उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। कम अवधि में तीव्रता से वृद्धि करने वाली मछली की उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। यह तीव्रता रहेगा, यहाँ पर तीव्रता रहेगा, ये तीव्रता है। हमने क्या सीखा इस पाठ के अंतर्गत? अब हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत हम सभी लोग देखते हैं कि अपनी विशाल जनसंख्या को पर्याप्त आहार प्रदान करने के लिए हम कृषि पर आश्रित हैं। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये बताया जा चुका है। उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। एक ही प्रकार यानी कि किस्म के पौधे जो होते हैं वो फसल कहलाते हैं। ऋतु के अनुसार फसलें खरीफ तथा रबी की फसलें कहलाती हैं। ऋतु के अनुसार फसलें खरीफ तथा रबी की फसलें कहलाती हैं। सिंचाई, जुताई तथा गुड़ाई द्वारा मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए हल तथा पाटल का उपयोग करते हैं।
अगला पॉइंट है इस पाठ के अंतर्गत कि बीजों को निर्धारित दूरी एवं गहराई में बोने से उपज अच्छी होती है। स्वस्थ बीजों का चयन करने के उपरांत उन्हें बोते हैं। बुआई हाथों अथवा बीज बेधक की सहायता से की जाती है। अगला पॉइंट है सिंचाई विभिन्न स्रोतों से की जाती है। सिंचाई के स्रोत आप लोगों को बताया गया था कि नहर है, कुआं है, तालाब है, वर्षा का जल है। और सिंचाई का जो समय तथा आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव एवं फसल की किस्म पर निर्भर करता है। ये भी बताया गया था कि जो बलुई मिट्टी होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए उसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। इसकी अपेक्षा में चिकनी और दोमट मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वहाँ उस मिट्टियों में सिंचाई की थोड़ा कम आवश्यकता होती है। ये भी बताया गया था। आपको आगे बताया गया था कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यदि पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी है तो उनकी पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। आगे हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखा कि फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। आपको बताया गया कि अगर फसल की अच्छी वृद्धि चाहिए, फसल उत्पादन अच्छा चाहिए, तो खरपतवार को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए कुछ रसायन का भी छिड़काव किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग पढ़े थे कि 2,4-D मेटाक्लोर का छिड़काव किया जाता है। आगे फसल की कटाई एवं मड़ाई के लिए हाथों द्वारा अथवा मशीनों के द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न भंडार बड़े गोदामों एवं साइलों में किया जाता है। संकरण द्वारा गेहूं, चावल, मक्का आदि की उन्नतशील किस्में विकसित की जाती हैं। आगे है दूध, अंडे, मांस जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, कुक्कुट तथा मत्स्य जैसे जंतुओं को पाला जाता है। गाय भैंस को हम लोग पालते हैं दूध के लिए, कुक्कुट तथा मत्स्य, कुक्कुट को हम लोग पालते हैं अंडे के लिए, और मत्स्य क्या करते हैं, मांस के लिए तथा तेल के लिए हम लोग पालते हैं। जैसा कि आपको भी बताया गया है कि कार्ड, शार्क और कार्ड जैसे मछलियां होती हैं उनसे तेल जो होता है, ऑयल, प्रचुर मात्रा में मिलता है। और जो विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत होता है, प्रचुर मात्रा में उसमें पाया जाता है, उसमें प्रचुर मात्रा में ए और डी पाया जाता है, विटामिन ए और डी। ये आप जानते रहिएगा किस मछलियों में, शार्क और कार्ड जैसे मछलियों में विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे है पालतू पशुओं को समुचित आहार, आवास, देखभाल तथा रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग पशु पालते हैं तो उनके लिए भी उचित आहार की, उचित आवास की बहुत जरूरी होती है उन्हें, और उनका देखभाल भी बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है, जिससे कि हमें दुग्ध उत्पादन अच्छा मिल सके। यदि हम कुक्कुट पालन किए हैं तो हमें अंडे अच्छे मिल सकें, मछलियां हैं तो मत्स्य, हमें मांस की मात्रा भी अच्छे तरह से मिल सके। इस तरह से पशुओं को समुचित आहार, आवास, देखभाल तथा रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत अंतिम पॉइंट जो हमने सीखा कि पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन पशुपालन की उचित पद्धतियों तथा संकरण द्वारा नस्ल सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ये हमारा पाठ जो है फसल उत्पादन समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।